हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटो कोरिलेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आप मुझे पता लगेगा कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे कि आप इस वीडियो को चाहते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो मुझे थोड़ी सी आसानी मिलेगी आपके बिहेवियर को जानने में कि आप किस तरीके से वीडियो पसंद करते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एक ऐसे चैनल पर हैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही सारी जानकारी दे सकता है, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन ऐसी भी जानकारी मैं नहीं दे सकता कि जो आपको भी ना मिले और कहीं भी वर्ल्ड में ऐसी उपलब्ध ना हो। तो ऐसी जानकारी मैं भी नहीं दे सकता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो ऑटो कोरिलेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, तो इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि शेयर मार्केट में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी ट्रेंड टॉपिक बना हुआ है शेयर मार्केट, और काफ़ी लोग इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। तो शेयर मार्केट से ही आपको मैं एक ऑटो कोरिलेशन समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ईयर में पैसा लगाते हैं जैसे कि आज हम 2022 में चल रहे हैं। तो 2022 में अगर मैं पैसा लगाता हूँ और इसके पीछे अगर हम जाएँ तो 2021 में और इससे पहले और 2022 में, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिलता है। 2022 का कनेक्शन 2021 से और 2021 का कनेक्शन 2022 से, सॉरी 2020 से आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिलता है। जैसे कि एक एक ईयर का इसका कनेक्शन इससे, इसका इससे, तो इस तरीके से हमें कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आपस की सीरीज़ जो भी हमें चलती हुई दिखाई दे रही है उनमें कनेक्शन आपको दिखाई देता है, इन्हें हम लैग कहते हैं, लैग बाय 1 ईयर। तो 1 साल का गैप है क्योंकि इन सब के बीच में, तो इनको हम लैग्ड वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो अब इनमें अगर कोई रिलेशन देखने को मिलेगा तो हम इसको ऑटो कोरिलेशन के नाम से जानेंगे। और एक सीरीज़ देखेंगे, एक ही सीरीज़ है यहाँ पे, कोई दूसरी सीरीज़ मैंने नहीं ली है। एक दूसरा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं सीरियल कोरिलेशन। तो सीरियल कोरिलेशन में थोड़ा सा बस डिफरेंस यही रहता है कि यहाँ पे हमें दो डिफरेंट सीरीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली सीरीज़ है U1 U2 U3 U4 वगैरह वगैरह, और दूसरी है V2 V3 V4 वगैरह वगैरह। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे V1 नहीं है। तो यहाँ कनेक्शन जो है U1 V2 U2 V3, इस तरीके से कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट सीरीज़ देखने को मिलती हैं, इस वजह से यहाँ पे आप सीरियल कोरिलेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑटो कोरिलेशन में जैसे हम एक ही सीरीज़ में हम देखेंगे, जैसे कि U1 U2 U3 U4 और आगे चलता जाएगा। तो इसी में हम कनेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर एक सीरीज़ लिखूँ U1 U2 U10 तक गई है, और दूसरी है U2 U3 और ये U11 तक गई है, तो इसका कनेक्शन ऐसे समझ रहे हैं आप। तो एक ही सीरीज़ है लेकिन एक टर्म छोड़ के हम कनेक्शन निकाल रहे हैं, है ना। तो ये ऑटो कोरिलेशन है। चलिए अब डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन में आपको नोट करा रहा हूँ। द टर्म ऑटो कोरिलेशन may be defined as correlation between numbers of series of observations ordered in time
and or space in the regression context, the classical linear regression model assumes that such autocorrelation does not exist in the disturbance ui symbolically covariance ui uj xi xj is equal to e ui uj is equal to 0। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा ऑटो करेलेशन है क्या और किस तरीके से बिहेव करता है, ये आपस में कैसे कनेक्ट रहता है। तो इस तरीके से आपको कुछ समझ में आया होगा। हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैंने डेफिनेशन में बोला था कि एक द टर्म ऑटो करेलेशन मे बी डिफाइंड एज correlation between numbers of series of observation in time और space। तो यहाँ पे ये ऑर्डर इन टाइम और स्पेस ये आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टाइम की बात करी थी, तो टाइम की मान लीजिए कि आउटपुट ऑफ लेबर और कैपिटल इनपुट्स तो यहाँ आप देखेंगे कि मान लीजिए कि लेबर स्ट्राइक है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, हड़ताल पे बैठ गई है, लेबर स्ट्राइक है, तो उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारे जो आउटपुट है उस पर, लेबर आउटपुट है हमारा जो, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि हम मान लीजिए कि इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि ये ईयर चल रहा है और ये मंथ चल रहा है, मान लीजिए अभी मंथ चल रहा है फरवरी मंथ चल रहा है, तो फरवरी में इन्होंने लेबर स्ट्राइक करी, तो ऑटोमेटिकली इसका जो अफेक्ट पड़ेगा वो मार्च के क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आउटपुट कम मिलेगा हमें। तो आउटपुट जो है इससे जुड़ा रहता है फरवरी से। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा इसको कि इफ़ आउटपुट इज़ लोअर दिस क्वार्टर देयर इज़ नो एक्सपेक्ट टू बी लोअर नेक्स्ट क्वार्टर, सिमिलरली इफ़ वी आर डीलिंग विथ क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इस क्वार्टर में हम देखें कि मान लीजिए कि लेबर स्ट्राइक है, तो कि अगले क्वार्टर में भी इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी इसका फ़र्क मिले हमें देखने को, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते लेबर स्ट्राइक हट भी सकती है और आउटपुट हमें उतना मिल सकता है। दूसरे हैंड में हम देखें तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल डेटा की भी बात की गई थी। क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या करना है हमको, फैमिली कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली इनकम। यहाँ पे हम देखेंगे फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली इनकम। ओके, तो ये फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली इनकम, यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे फैमिली की इनकम बढ़ती जाती है उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी वैसे क्या होगा, दूसरी फैमिलीज़ को क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है और दूसरी फैमिली है, अगर इस फैमिली की ग्रोथ हो रही है और इस फैमिली की इनकम बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि इस फैमिली पे भी कोई असर पड़ेगा
ये अपने कांस्टेंट जितनी इनकम कमा रहे हैं उतनी इनकम कमाते रहेंगे, उतना ही खर्च करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनसे लेना देना है ऐसा। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि कैसे टाइमली और क्रॉस सेक्शनली यहाँ एक दूसरे को डेटा अफेक्ट करता है। नमस्कार और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।